ठीक, कितने लोगों को लगता है कि भाई इंग्लिश बहुत ज़रूरी है? हाथ उठाइए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे और हमको अगर इंग्लिश नहीं आती तो हम बात कैसे करेंगे? हम जो जो उनको जैसे कि हम यूएस से वो इंग्लिश में बात किए, उनको उनके मीनिंग नहीं पता चले तो इंग्लिश ही। अंग्रेज लोग तो नहीं सीखते हमारी भाषा, वो भी तो इंडिया आते हैं। हाँ, हमें इसलिए इंग्लिश सीखना चाहिए क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। ठीक। और धवल? पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश ही बोली जाती है, ज़्यादातर लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश ही। अगर हम किसी Yes, Dhaval, you were saying something. पूरे वर्ल्ड में कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है, इसलिए हमें सीखनी चाहिए कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। Okay. Anybody else who would like to tell कि why is it important to write good English or speak good English? गुड इंग्लिश हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम किसी को लिखें तो उसे समझ में आ जाए, मतलब उसे एकदम सर्च किया लग जाए कि ये उसने लिखा है। अगर हम खराब लिखेंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। All right. All of you made valid points. Anybody else? Malkit, would you like to say anything? Anybody else who would like to add anything? इंग्लिश हम अभी भी ज़रूरी हो गया है, लेकिन बहुत सारे इंटरव्यूज और वगैरह में इंग्लिश बहुत काम आती है, इसलिए हम वो भी एक इम्पोर्टेंट बची है। ठीक, बढ़िया, वेल सेड। ठीक, ये हमारा दुर्भाग्य है अथवा इसको सौभाग्य मान लीजिए, चॉइस आपकी है। अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200 साल तक शासन किया। उस शासन के कारण अब चूँकि उन्हें ही सारा हिंदुस्तान में अपना शासन करना था, बिकॉज दे वांटेड टू रूल। उन्हें तो हिंदी सीखनी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, दे मेड श्योर कि उन्होंने लोगों को इंग्लिश सिखाना शुरू किया। और चूँकि हम उनके शासन में थे, मतलब वो एक तरीके से हमारे राजा थे, हम उनकी प्रजा थे। तो जो राजा करता है, जो राजा पहनता है, जो राजा खाता है, जैसा राजा बोलता है, जैसा राजा होता है, हम सब वैसा ही होना, बोलना, खाना, पीना, पहनना चाहते हैं। ऐसा है कि नहीं? हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में राजा ही बनना चाहता है ना? तो क्या चाहेगा राजा के जैसे? आप लोग भी कहते हैं ना, ये चीज़ फैशन में है। फैशन में मतलब क्या? किसी बड़े सेलिब्रिटी किसी ने पहना होगा, वैसा किया होगा, वैसे ही चीज़ें फैशन में आ जाती है ना। ठीक, सो इवेंचुअली मैंने इसलिए कहा, चाहे आप ये इस बात को मान लीजिए कि ये दुर्भाग्य है, चाहे मान लीजिए ये बात का सौभाग्य है, पर इंग्लिश महज एक लैंग्वेज है। अंग्रेज़ी सीखना शुरू करने से पहले इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख दीजिए, अंग्रेज़ी कोई ये कोशंट नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। लेकिन एक ये भी दुर्भाग्य है कि हम मानते हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कम से कम हमारे देश में तो ऐसा है ही, ऐसा है ना। इसके अलावा आज भी है ना, चूँकि हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषाएं हैं, चूँकि हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषाएं, तो कोई एक कॉमन लैंग्वेज ना होने के कारण भी इंग्लिश काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना, बिकॉज इंग्लिश स्टार्टेड सर्विंग एज अ कॉमन लैंग्वेज। यस और नो? यस, अदरवाइज शी वुड बी टॉकिंग इन बंगाली, आई वुड बी टॉकिंग इन सम अदर लैंग्वेज, शी वुड बी टॉकिंग इन अवधी और समथिंग, you would be talking in Gujarati, she would be talking in Telugu. Considering you are a Tamilian, sorry, not Tamilian, तेलुगु वाले लोगों को क्या बोलते हैं? तेलुगु people, right? Considering that, but you are not that, ठीक है? Just considering that. और ये अपनी भाषा मैमुनी बोलते, गुजराती में भी मैमुनी आपका एक है ना अलग डायलेक्ट है, राइट? सब अलग। आप हिंदी बोल रहे होते है ना, सब खिचड़ी हो जाता, ठीक, समझ में किसी को कुछ ना आता, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा दुर्भाग्य माने सौभाग्य माने, कुल मिलाकर के फ़िलहाल ये स्थिति है। इसके अलावा इंग्लिश जिसको आती है उसके पास ज़्यादा क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी है,
है कि नहीं है? उसके पास ज़्यादा बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है कि नहीं है? ठीक है, उसके पास उतनी ही ज़्यादा, ये भी एक हमारे समाज की अजीब सी स्थिति है, मगर कई बार रिलेशनशिप्स है ना, या जो नेटवर्किंग जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, है ना, ये सब भी आप देखते हैं ना, आपको थोड़ा अंदर से हीन भावना महसूस होती है। अभी तो आप बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन पता नहीं आप लोगों को कभी ऐसा महसूस होता है कि नहीं। लेकिन आपके अलावा जब भी बड़े बच्चे पढ़ने आते थे यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं, उनके अंदर में ये होता था कि जब किसी के सामने वो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते तो उनको अच्छा नहीं लगता था अपने बारे में। इस कारण से भी लोग अंग्रेज़ी सीखते थे। ठीक है, मैं इसमें इतना ही कहना चाहती हूँ कि अंग्रेज़ी, इसमें इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी सोचने की या इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश को कैसे सीखना है? इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। ठीक, तो भाषा सीखने के कुछ तरीके होते हैं। क्या कहा मैंने? भाषा सीखने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक, एक तो होती है हमारी मातृभाषा, जिसको आप सुनते सुनते बोलने लग जाते हैं एक दिन, ऐसा होता है ना। ठीक, जब आप पहले बोलना शुरू करते तो सीधे पूछते हैं, मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, पापा ये क्या है, पापा वो क्या है ना। ऐसे करते करते आप पूरा अपना शब्दकोश भर लेते हैं कि नहीं। आपको सब चीज़ें पता हो जाती है, किस चीज़ को क्या बोलते हैं। बच्चे को बता दें दैट इज़ काऊ, तो सबको बताएगा काऊ 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 काऊ। देखा आपने, है ना। एक उसको पता चल गया कार, तो सबको बताएगा कार कार कार, जहाँ देखेगा वहीं बोलता है कार। आप देखते हैं एक छोटा बच्चा भाषा सीखता है तो कितना रिवीजन करता है, कितना, बहुत रिवीजन करता है। ना कि सिर्फ अपना रिवीजन करता है, दूसरों का भी रिवीजन कराता है। काऊ, डॉग, कार, करता है कि नहीं करता है? तो सबसे बड़ी बात, जो एक बच्चा, कोई भी बच्चा कितनी उम्र में भाषा सीखता है? 2.5-3 साल का होता है तब भाषा सीखता है। रिवीजन कितना करता है? 24 घंटे, जागते उठते सोते बैठते, है ना। शुरू करता है पहले हर चीज़ को मम्मम बोलता है, पानी को भी मम्मम, खाने वाली चीज़ को भी मम्मम। वहाँ से यात्रा होती होते धीरे धीरे करके वो चीज़ों को एक एक करके अलग अलग करना शुरू कर देता है। ऐसे करके आप मातृभाषा सीख जाते हैं। तो भाषा सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें सबसे पहले क्या चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। यस, तो हमें क्या क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से? दैट इज़ वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी सीखने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। क्या है वोकैबुलरी को सीखने का प्रोसेस? क्या है? मेमोराइजेशन। क्या है? क्योंकि आपने अपनी भाषा भी ऐसे ही सीखी है, बार बार बोल के, याद करके, सुन करके, पूछ करके। ठीक, तो अगर आपने पूरे साल भर, लगभग सभी बच्चे थे जो आगे पीछे आए हैं वो ठीक है, बट अगर आप देखें तो आप में से जितने लोग आते हैं और कहते हैं कि मैम मेरे को इंग्लिश पढ़ने में तकलीफ़ होती है, ऐसा है वैसा है, जो भी आप प्रॉब्लम बताते हैं, सारे मर्ज की एक ही दवा, क्या? खुद पढ़िए, टफ वर्ड्स आइडेंटिफाई करिए और उनके मीनिंग डिक्शनरी में देखिए अथवा मुझसे पूछिए। जो छोटे बच्चे उनको मैं लिख देती हूँ, और जो बड़े बच्चे उनके लिए क्या करना है, उन्हें डिक्शनरी में देखना है। पहले भी आप यही प्रोसेस से सीख रहे थे। आप क्या करते थे? मम्मी से पूछते थे। फिर थोड़े बड़े हो गए, छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको मैं बोलती हूँ आप मुझसे पूछ लीजिए, जैसे इनको बता देती हूँ। पहले आप लोगों को भी बता देती थी, है ना। लेकिन अभी क्या बोलती हूँ कि अभी क्या करना है? डिक्शनरी में देखना है। ठीक, तो धीरे धीरे करके हम इस तरीके से भाषा को सीखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? वोकैबुलरी। तो ये रहे हमारे शब्दकोश। शब्दकोश मतलब शब्दों का खजाना, भंडार। यस, बिल्कुल ठीक, है ना। दूसरा हिस्सा है कि इन शब्दों को कैसे जोड़ा जाए, है ना। जैसे कल ही मैं देख रही थी, हमारे बाजू में जो बच्ची रहती है वो बोलती है पापा आया। ठीक है, तो उसकी मम्मी ने बोला पापा आया नहीं, पापा आए। ठीक है ना। तो इस तरीके की जो भी वो गलतियाँ छोटी छोटी करती, तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसको सुधारती जाती हैं कि भाषा को बोलने में आपकी तहजीब भी आए। क्या चीज़? मैनर्स, है ना। ये मैनर्स ही तो है एक तरीके से, कि बड़ों को ऐसे बोलना है, लाया नहीं लाया, लाया नहीं लाए, आया नहीं आए। ठीक है, इस तरीके से तो हम समझ सकते हैं कि लैंग्वेज जो है, एक तो उसका हमारे पास वोकैबुलरी पार्ट है, वोकैबुलरी को शॉर्ट में वोकैब भी बोलते हैं। उसके बाद एक पार्ट है ग्रामर पार्ट, कि जो हमारे शब्द हैं उनको किस तरीके से आगे पीछे रखना है।
शब्दों को आगे पीछे रखने से उनके मतलब बदल जाते हैं। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है। लेकिन हम यहाँ पर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कहाँ पे किस चीज़ को रखा जाए। ठीक है, तो एक पार्ट हो गया वोकैब, एक पार्ट हो गया ग्रामर, एक पार्ट होता है कल्चरली, जो कल्चरल पार्ट है किसी भी भाषा को बोलने में, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा ज़्यादातर समय मैं आपको तुम करके नहीं बुलाती हूँ कभी कि तुम चलो यहाँ से उठो, ऐसा नहीं, आप कहते हैं। दिस इज़ द कल्चरल पार्ट इन द लैंग्वेज। कल्चरल पार्ट आपका, आप कहने से क्या महसूस होता है? इज्जत महसूस होती है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है ना। तुम अपने से छोटे को बोलना है ना। ये सब जगह ऐसा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की लगभग सभी भाषाओं में ऐसा है। जैसे गुजराती में भी है तू और तमे, है ना ऐसा। ठीक, तो भाषा से एक तो वोकैब का पार्ट है, ग्रामर का पार्ट है, और दूसरा है जो आपकी तहजीब का पता चलता है, आप कैसी इज्जत से दे के बात कर रहे हैं, कैसी, है ना। भाषा में जो मिठास है वो आपके चरित्र का भी कई बार प्रमाण दे जाती है। तो ऐसी भाषा बोलें कि हाँ दूसरा समझ सके। और दूसरी बात, जैसे कि प्रियांक ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला कि भाषा को ऐसा बोलना, भाषा को सही बोलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मैं तो समझती हूँ कि मान लो आप मतलब इज्जत देना, लेकिन आपने बोल दिया मुझे तुम या तू कर दिया कि मैम तू इधर आ जरा, ठीक है है ना। तो मुझे क्या, इससे हो सकता है आपको पता ही ना हो कि आप जैसा कोई शब्द भी होता है ना। आपको तो ये लगा कि इनको किसी को बोलना है तो तू बोला जा सकता है, तो आपकी गलती है क्या इसमें? कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी ये गलत हो गया क्या? गलत तो हो ही गया ना। ठीक, इसलिए भाषा को पूरा सीखना भी उतना ही ज़रूरी है। क्लियर? आई होप मैं आपको ये हिस्सा क्लियर कर पाई होंगी। और इसी के साथ अब हम लोग डिटेल बहुत इंटेंसिव स्टडी करते हैं, और आपको ये जान करके हैरानी होगी कि ग्रामर भी बड़ी आसान है। वोकैबलरी का एक हिस्सा है जहाँ पर आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतने समृद्ध होते जाएंगे भाषा में, आप अच्छी भाषा बोल पाएंगे, अच्छी भाषा लिख पाएंगे। ठीक, दूसरा हिस्सा है कि कैसे होगा, ये होगा अधिक से अधिक रीडिंग से। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि भाई क्या रीड करें। तो अभी हम जैसे हम मेंटर प्लस में क्या करते हैं, तो हम आपसे कहते हैं आप अपनी कम से कम टेक्स्ट बुक रीड करिए। ज़्यादातर बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक भी कभी रीड नहीं करते हैं, क्योंकि टीचर सीधा एक्सप्लेन कर देती है, फिर क्वेश्चन आंसर्स हो गए, फिर रट लीजिए और फिर एग्ज़ाम में लिखाइए, काम ख़त्म। लेकिन कम से कम हमने यहाँ पे एक थोड़ा कल्चर डेवलप कर रखा है कि सभी बच्चों को रीडिंग कंपलसरी है। मोस्टली आप सभी को इसलिए रीडिंग आती है और आप अपने दोस्तों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी रीडिंग कर पाते हैं। लेकिन फिर अब यहाँ पे कहाँ तकलीफ़ आ जाती है? यहाँ तकलीफ इसलिए आ जाती है क्योंकि हम लोग कई बार एक्स्ट्रा रीडिंग्स नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा रीडिंग मतलब अपने करिकुलम से हट करके रीडिंग, है ना। उसकी भी थोड़ी बहुत व्यवस्था है आपके लिए, और जो थोड़ी बहुत व्यवस्था आपको एज एन इंडिविजुअल करनी चाहिए वो आपको करनी चाहिए ही। जैसे कुछ किताबों को ख़रीदना, स्टोरी बुक्स वगैरह आपके पापा मम्मी ला के आई एम श्योर देते होंगे, फिर आप ऐसे जैसे तैसे पढ़ लेते हैं, आपको ऊपर से आइडिया लग जाता है कहानी क्या कह रही है। पर आपसे अगर एक एक शब्द का मीनिंग पूछा जाए तो क्या आप उसको समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो जो प्रयास है इस क्लास को लेकर के वो यही है कि आप एक एक चीज़ के डीप मीनिंग को निकालने के प्रति जागरूक हो जाए। यू शुड बी वेरी अवेयर, यू शुड बी अवेयर कि मुझे एक एक शब्द का मीनिंग निकाल करके पढ़ना है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि हम उस अवेयरनेस के साथ किसी भी कंटेंट को हम पूरा पढ़ पाएँ। ठीक है, थैंक्स। चलें तो आगे बढ़ते हैं। वोकैबलरी पार्ट में ऐसा मान ले रही हूँ कि आप सभी का काफ़ी अच्छा है। ठीक है, जहाँ पे भी आपका अटकेगा हम देख लेंगे। ठीक, तो अब हम सीधे आ रहे हैं कहाँ पर? ग्रामर पार्ट भी ज़्यादातर लोगों का अच्छा है, अटकते कहाँ है वो जगह हम आइडेंटिफाई करके आपको बताएंगे। ठीक, चलिए इंग्लिश में एक सेंटेंस कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? उसका निर्माण करना। हाँ बिल्कुल ठीक बताया, बहुत ही सटीक। स्ट्रक्चर मतलब उसका निर्माण कैसे होता है ना,
क्या खांचा होता है, क्या सांचा होता है जिसमें हम सेट करते हैं सेंटेंस को। पहले हम हिंदी सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे मेरी मम्मी एक कलम लाई हैं, ये हिंदी का सेंटेंस है। इसमें जो मेरी मम्मी है वो कौन है? मेरी मम्मी है वो कर्ता है, काम करने वाली है ना। एक कलम है वो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है ना। ऑब्जेक्ट माने वस्तु, ठीक है। ऑब्जेक्ट माने वस्तु, ठीक है। यहाँ पर मैं भी बताती हूँ ऑब्जेक्ट और कैसे डिफाइन होता है। एक कलम लाई है, लाना क्या है? क्रिया, ठीक, वर्ब है। और लास्ट में है मतलब ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना, ठीक। अच्छा, तो देखो सेंटेंस ऐसा होता है, मेरी मम्मी एक कलम लाई है। मेरी मम्मी क्या है? कर्ता। कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। कर्ता मतलब क्रिया को करने वाला। कर्ता वैसे समझे, करता है जो क्रिया को करता है वही कौन है? कर्ता। एक कलम क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म, लेकिन कर्म का वैसे दो मीनिंग में आप समझते हैं, करने वाला कर्म ऐसे है ना। कर्म क्या चीज़ होती है? आप देखिए, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की ग्रामर एक साथ पढ़ाती जाऊंगी लगभग। ऑब्जेक्ट वो चीज़ जिसके ऊपर क्रिया को किया जाए। जैसे मैंने प्रीत को पीटा, मैंने प्रीत को पीटा। नो, मैंने किसको पीटा? प्रीत को। प्रीत ऑब्जेक्ट है, पीटने वाला ऑब्जेक्ट कौन है? प्रीत। तो मैंने प्रीत को पीटा, किसने पीटा? मैंने पीटा। तो कर्ता कौन है? मैंने है ना, मैं करता है। प्रीत क्या है? ऑब्जेक्ट है। पीटा क्या है? क्रिया है, वर्ब है, ठीक। ये क्या है? यहाँ पर क्रिया है और हिंदी में हम बोलते हैं इसको सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया। अब ये जो करता है ये समझ में आता है अच्छे से, कर्म समझ में आता है, क्रिया समझ में आता है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सहायक क्रिया को थोड़ा सा समझ लिया जाए। ये सहायक क्रिया क्या चीज़ है? सहायक क्रिया वो खूबसूरत बात है जिसके होने से हम पता लगा लेते हैं कि ये जो घटना है, ये जो क्रिया है, ये कब हुई? अभी हुई, पहले हुई थी, आगे होने वाली है। तो ये जो सहायक क्रिया है जिसका नाम है हेल्पिंग वर्ब, क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब वो जादू की बात है, ये वो जादू वाला शब्द है। दिस इज दैट मैजिकल वर्ड विच टेल्स यू दैट एक्शन हैपेंड आइदर इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। गॉट इट? तो सहायक क्रिया वो शब्द है जो आपको बताता है कि घटना किस काल में हुई है। काल माने समय, काल मतलब समय, ठीक। भारी तो नहीं हो रहा? दो चार लोग यॉर्निंग चालू किए हैं, भारी होने लगा। समझ में आ रहा है? आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको हिंदी ग्रामर की बुक में भी मिलेंगी, इंग्लिश ग्रामर की बुक में मिलेंगी, ठीक। यहाँ तक बिल्कुल कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो जैसे मैंने कह दिया, मेरी मम्मी एक कलम लाएंगी, लाएंगी है ना। तो लाना और यहाँ पर इस तरीके से लास्ट में गागी गे जोड़ दिया तो क्या बन जाता है? फ्यूचर, है ना। जैसे गुजराती में क्या जोड़ते हैं आप कि फ्यूचर बन जाता है? लाव से, हाँ, ठीक। तो इस तरीके से ऐसा ही होता है ना। फिर आप एक बार सीख जाते हैं, फिर ऑटोमेटिकली सब में ऐसे ही जोड़ते जाते हैं, है ना। गॉट इट? ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब्स को समझेंगे। इंग्लिश में सेंटेंस कैसा है? देखिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के ठीक बाद क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब लगती। ऐसा नहीं कि जैसे इसमें लास्ट में लगी तो सेम लास्ट में लगेगी, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हर भाषा को समझना, हर भाषा के स्ट्रक्चर को समझना इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की जो भी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म्स होती हैं और एक आईएनजी फॉर्म रहती है ना। ये सबने सीखी है। कुछ लोगों को हमने लिस्ट याद कराया था, जिनको नहीं कराया था उन्होंने वैसे तो पढ़ी ही है, ठीक है।
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की जो भी फॉर्म लगेगी, ठीक। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, है ना, एक्स्ट्रा वर्ड जैसे मेरी मम्मी कल कलम लेके आएंगी, है ना, तो माई मदर सब्जेक्ट, माई मदर विल ब्रिंग द पेन टुमारो। देखा आपने स्ट्रक्चर में कैसे फिट हुआ, देखा, माई मदर विल ब्रिंग द पेन टुमारो। क्लियर। तो अभी हिंदी की ग्रामर में तो हमको आगे बढ़ना नहीं है, इसलिए इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ, पर आप उम्मीद करते हैं कि अभी आप सारे शब्दों को समझ गए हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले टाइप का सेंटेंस जो होता है उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक। लास्ट में इसमें क्या लगता है, यहाँ पर फुल स्टॉप, ठीक। इसके बाद का जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? नेगेटिव। देखिए, आप अपने आप ही बना लेंगे अपने दिमाग में, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस सोचेंगे, नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट का इस्तेमाल हुआ हो, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। सिंपल सेंटेंस अथवा अफर्मेटिव सेंटेंस अथवा पॉजिटिव सेंटेंस। कौन कौन से तीन? सिंपल, अफर्मेटिव, पॉजिटिव। तीनों का मतलब हिंदी में होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक मतलब जिसमें हाँ हो, जैसे मेरी मम्मी कल कलम लाएंगी, ये हाँ वाली बात है। अगर मैंने बोला मेरी मम्मी कल कलम नहीं लाएंगी, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ऐसा ही है ना, माई मदर विल नॉट, यस और नो? यस। तो वर्ब की जो भी फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स और लास्ट में फुल स्टॉप। वी अंडरस्टूड कि सिंपल सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है और नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है। इसके बाद हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटेरोगेट मतलब पूछताछ करना। इंटेरोगेट मतलब पूछताछ करना। तो इंटेरोगेट जो है वो दो प्रकार से होता है। एक को मैं बोलती हूँ सिंपल इंटेरोगेटिव। देखिए जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसमें से काफ़ी सारा हिस्सा आपको किसी ग्रामर की किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो ग्रामर या जो तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ ये मेरा खुद का डेवलप किया हुआ तरीका है, ठीक। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, दैट इज़ वाई आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट इट, ठीक है, सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस। सो सिंपल इंटेरोगेटिव एक मैं बांटती हूँ और दूसरा मैं कहती हूँ कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव। क्या मैंने बोला? कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव। अगर हिंदी में इसको हम समझें तो ये ऐसे सेंटेंस जो कि क्या से शुरू करते हैं। क्या आज तुम स्कूल गई? क्या आपकी मम्मी ने आज पनीर की सब्जी बनाई? क्या तुमने होमवर्क किया? ठीक। ये जो इस तरीके के सेंटेंस हैं जो कि किससे स्टार्ट होते हैं? क्या से शुरू होते हैं। किससे? क्या से शुरू होते हैं। इसको मैंने बोला सिंपल इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव इसलिए बोला क्योंकि इसमें क्या के लिए वॉट, इसकी अंग्रेजी क्या की इंग्लिश क्या होती है? वॉट। वॉट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं करना है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे रख देते हैं। तो इसका सिर्फ इतना सा तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा के रखा, उसके बाद हमने लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी वर्ब की फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं और क्वेश्चन मार्क। इसको हमें भूलना नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू राइट नाउ, डोंट राइट, जस्ट लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि आप अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में आप ये सब बिल्कुल ऑटोमेटिकली करने लग जाएंगे। फिर जब लिखेंगे, व्हेन आई विल टेल यू टू राइट इट डाउन, तब आपको समझ में आएगा और आप लिख पाएंगे ठीक से। ओके प्रियांक, एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। आई एम नॉट गोइंग टू रब इट। ऑलराइट। सो ये ऐसे सेंटेंस जो कि किससे शुरू होते हैं? पहला शब्द क्या होता है अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो? क्या। क्या। तो उसके लिए हमें इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करनी होती, व्हाट शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। जस्ट दैट क्या हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे लगा दिया। जैसे कि होमवर्क किया क्या? जैसे कि क्या आप
पार्टी में आएंगे? हाँ नहीं, विल यू कम इन द पार्टी? टुनाइट शब्द का इस्तेमाल तब करेंगे जब हम कह रहे हैं आज रात की पार्टी। ऐसा तो हमने कहा नहीं, है ना। भाषा को व्यक्त करते समय ये संयम भी जरूरी है, जितना कहा जा रहा है उसी बात को अगर जब हम ट्रांसलेट करें तो उतना ही ट्रांसलेशन करें, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किताब में पढ़ते हैं तो लिखा कुछ होता है और आप उसमें 2-4 शब्द अपने मन से लगा के पढ़ लेते हैं कि ऐसा होगा, है ना। फिर वो कहानी जैसी की तैसी समझ में आती है आपको, है ना, कैसी भी। जब मैं पढ़ाती हूँ वही चीज़ तो आपको बिल्कुल अलग समझ में आती है, जब आप पढ़ते हैं तो कई बार बिल्कुल ऐसा हुआ है आपके साथ कि नहीं हुआ है? ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है, ठीक है। उसका कारण यही है, ठीक है। तो भाषा का ये संयम, दिस इज द डिसिप्लिन ऑफ लैंग्वेज, दिस इज द डिसिप्लिन ऑफ ट्रांसलेशन, दिस इज द डिसिप्लिन ऑफ स्पीकिंग। क्लियर? अगला है कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव। कैसा? कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव। इसका मैंने कि सिर्फ नाम रख दिया कॉम्प्लेक्स, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरीके के शब्द आ जाएं, जैसे कि आपकी मम्मी बाजार गई थी, आपके लिए क्या लाई? आपकी मम्मी बाजार से आपके लिए क्या लाई? अब ये सेंटेंस में जो बीच में क्या आ गया है ना, इसकी अंग्रेजी आपको लिखनी पड़ेगी। एंड देन द सेंटेंस विल स्टार्ट विथ व्हाट हैज़ योर मदर गॉट फॉर यू फ्रॉम द मार्केट। गॉट इट? ठीक। तो ऐसे सेंटेंस की जहाँ पर इंटेरोगेटिव वर्ड, IW का मतलब इंटेरोगेटिव वर्ड, वाक्य के बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, ठीक। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि इंटेरोगेटिव वर्ड को सबसे पहले लगा देना है। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद सेम फॉर्मूला, इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, बोलते जाइए सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की जो भी फॉर्म लगानी है वो लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस EW मतलब एक्स्ट्रा वर्ड। इज दैट क्लियर? डोंट राइट इट। देखिए, एक लास्ट टाइप के सेंटेंस है, कुछ नहीं बचा, सारे सेंटेंस खत्म हो गए सारे। आप पूरी किताब में 200 एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, 180 के करीब, ये सारे यही सेंटेंस आप कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब इंटेरोगेटिव में सिंपल और इसी में क्या जुड़ जाए, मान लो नेगेटिव, जैसे कि क्या, हाँ, क्या तुम नहीं आओगे? विल यू नॉट कम। यहाँ पे भी वॉट नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, इसी में चल रहा है सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस सब्जेक्ट, नो, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दैट्स इट। अब आखिरी बात, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसमें इनके खुद के ही बनाए हुए रूल्स कभी कभी ब्रेक हो जाते हैं, है ना। किसी शब्द को बोलने में भी ऐसे ही होता है, जैसे यू का साउंड सिखाते हैं अ, लेकिन जब कट आता है तो CUT कट और PUT पट नहीं होता, PUT पुट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अंग्रेजी सीखते समय एक बात का और ध्यान रखना है कि ओपन माइंड होके रहना है भाई, चूँकि अब जैसा हमें किसी को अपनी बात पहुंचानी है तो जैसा बोला जा रहा है, जो प्रचलन में है ना, वैसे आप पट पट करके बोलेंगे तो चलेगा नहीं काम, ठीक है। ही हैज़ पट इट, ठीक है, सामने वाला व्यक्ति समझेगा नहीं, ठीक। तो अब जैसी चल गई है जो चीज़ वो वैसी चल रही है ना। उनका क्या लॉजिक था वो तो वही जाने, बट
आपको फिलहाल चूंकि अगर उनकी भाषा आपको बोलनी तो उनके आपको रूल्स, उनके जो चीज़ें याद करनी है, जो चीज़ें समझनी है वो आपको समझनी ही होंगी, है ना। तो अभी हम सारी इन बातों को समझेंगे कि कब कब इनमें से कोई रूल, वैसे ये वाले जो रूल्स हैं ये कभी नहीं अनफॉलो होंगे, लेकिन जैसे कभी आ जाए, जैसे आपने सीखा होगा डज प्लस नॉट डजंट, डू प्लस नॉट डू नॉट, डिड प्लस नॉट डिडंट, हैव प्लस नॉट हैवंट, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर रखा हैज़ शी नॉट गॉन टू स्कूल येस्टरडे, तो अगर इसमें क्या हो रहा है कि एक तरीके से वो जुड़ जा रहे हैं, वो चिपक जा रहे हैं शब्द, ऐसे शब्द हैं, ऐसी हेल्पिंग वर्ब और नॉट के साथ कुछ बात है, तो फिर क्या होगा, ये एक जगह आके चिपक जाएंगे और ये मैग्नेट के तरीके यहाँ पर सबसे आगे आ जाएगा। हैजंट शी गॉन टू स्कूल येस्टरडे, ठीक है। ये सब थोड़ा ओपन माइंडेड होके इस भाषा को हमें सीखना है कि यहाँ पर और भी चीज़ें रास्ते में मिलेंगी जो कि बड़ी आसान होंगी, कठिन नहीं होंगी, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक, नाउ आई गिव यू 2 minutes टू राइट इट डाउन। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हम कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स और उसका हिंदी में क्या ट्रांसलेशन होता है वो भी थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि इज मतलब है, एम मतलब हूँ, आर मतलब हैं। सबको ये क्लियर है कि एम जो है वो केवल आई के साथ लगता है, यू एम नहीं होता, होता है क्या, है ना। इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, सिंगुलर मतलब अकेला एक। आर हमेशा प्लूरल के साथ, है ना, अथवा यू के साथ लगता है। यू भी कई बार अकेला होता है लेकिन यू आर बोलते हैं, यू इज नहीं बोलते, है ना। दे इज ऑलवेज प्लूरल, ठीक। अच्छा, और कुछ चीज़ें समझते हैं, जैसे कि हमारे पास एक शब्द है विल। विल का मतलब होता है गा गी गे, जैसे कि लाएगा, खाएगा, जाएगा, या लाएंगे, खाएंगे, जाएंगे, ठीक है। अंग्रेजों की भाषा में ऐसा नहीं होता है कि विल का विले हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक। तो इस तरीके से देखा जाए तो अंत में जो है हमारे पास शब्द, क्रिया शब्द जो है उसमें गा गी गे इस तरीके से जुड़ जाने का बोध होता है। एक शब्द हमारे पास है शुड, शुड का अर्थ होता है चाहिए। अगला शब्द हमारे पास है मस्ट, मस्ट का मतलब है ज़रूर चाहिए, ज़रूर है, थोड़ा इस पर प्रेशर है एक तरीके से, ज़रूर ऐसा करना चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर कमिंग टू ट्यूशन क्लास, मतलब नहीं तो जान पे बनाएगी ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं कहती हूँ, ऐसा नहीं कहती हूँ, पर क्या कह देती हूँ, वरना क्लास से नहीं, गेट लॉस नहीं, गेट आउट, ऐसा तो नहीं कहती हूँ, गेट लॉस नहीं कहती। चलिए, शुड और मस्ट को समझ लिया, विल को समझ लिया, थोड़ा सा लूजली कैन को समझ लेते हैं। कैन का मतलब होता है कोई व्यक्ति कर सकता है, सकता है, ये काफ़ी सारे लोगों ने पहले सीखे हैं, जो छोटे से मेरे पास आ रहे हैं उनके सब फायदे हैं, ठीक है, सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से इतने पर्याप्त हैं अभी के लिए, ठीक है। आपको हमने बहुत सारे और भी सिखाए पर इतने फिलहाल पर्याप्त हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं, सिंपल सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। देखिए, लिखने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और उसका मीनिंग समझने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। मेन वोकैबुलरी आपको आती है, ठीक। आई कैन कुक पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा इज मोस्टली बेक्ड, तो हम ये कह सकते हैं आई कैन बेक, आई कैन कुक बिरयानी, कैन आई से दैट, वेज बिरयानी, ठीक। आई कैन कुक ओनली वेज बिरयानी, ठीक है। सो ये कैसा सेंटेंस हुआ, एस माने सिंपल सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, इसी का नेगेटिव बना रहे हैं। I can't cook biryani. Yes, you can write either write I can't or I cannot. Thank you so much. मैं लिख देती हूँ I can't cook बिरयानी। अगला सेंटेंस देखिए,
सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसा? सिंपल इंटेरोगेटिव, नॉट सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? कैन को ले लीजिए पहले, कैन आई कुक बिरयानी। क्या, अच्छा बोलने के तरीके में भी है ना, ये थोड़े जरा चेंज होते हैं। कैन आई कुक, कैन यू कुक बिरयानी, ऐसे बोलते हैं ना, कैन यू। यस आप देखिए भाषा बोलते समय भी, स्पेशली इंडियन लोगों में तो ऐसा है ही, हम लोग आधी बातें जो है अपने भाव भंगिमा से कर रहे होते हैं, अपने जेस्चर से, अपने पोस्चर से, अपने हाव भाव जो हमारे हैं, अपने हाथों से, है ना, इनसे बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो ऐसे ही बोलते हैं। और हमारी जो भाषा भी हो वो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव के साथ बोलते हैं, तो समझ में आती। कैन यू कुक बिरयानी, आई कैन कुक बिरयानी, आई कैन नॉट कुक बिरयानी। तो आपको क्या भाव ज़्यादा अच्छे से पहुंचता है या कम अच्छे से पहुंचता है? क्या आपको ऐसी भाषा को सुनने का मन करता है? आई कैन कुक बिरयानी, यू कैन कुक बिरयानी, नो, ठीक है। सो भाषा में जो हम ये जो उतार चढ़ाव हैं भाषा के, है ना, बोलते समय आवाज़ में जो ये उतार चढ़ाव हैं, ठीक है, जो ये पिच का चेंज है, ठीक है, दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक। और ऐसे लोगों की बातचीत सुनने में अच्छी लगती है, ऐसा है ना। तो आप भी थोड़ा सा इन बातों को ऑब्जर्व करिए और फिर अपने आप ही आपके अंदर आ जाएंगी। सो कैन आई कुक बिरयानी एंड क्वेश्चन मार्क। सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं बिरयानी नहीं बना सकती हूँ? एक्चुअली मैं ऐसा सेंटेंस ठीक नहीं लगा। क्या तुम बिरयानी नहीं बना सकते हो? Can you can't cook biryani? नॉट कैन यू कांट, Can't you make biryani? कांट यू कुक बिरयानी, कांट आई कुक बिरयानी, कैन आई नॉट कुक बिरयानी। नो, ये गलत हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। पर अभी हमारा बातचीत में ऐसा हो जाता है कि हम इनको जोड़ करके लिख देते हैं, है ना। ये आगे आप सीख ही जाते हैं, फोर्थ फिफ्थ में सिखा दिया जाता है आपको। कुड नॉट मतलब कुडंट, शुड नॉट मतलब शुडंट, कैन नॉट मतलब कांट। तो वैसे ही लिख रही हूँ, कांट आई कुक बिरयानी। तो मलकित यहाँ पर ये समझना है हमें कि अगर कोई ऐसा बोले कैन आई नॉट कुक बिरयानी, कैन यू नॉट कुक बिरयानी, ठीक है, तो ये नहीं कहेंगे अरे तूने गलत बोला, उसके बारे में ऐसी राय नहीं बना लेंगे। इसलिए जानना जरूरी कि सही क्या क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सही क्या है, क्या क्या जानना है, सही क्या क्या है, ठीक है, ये सही है, ये गलत नहीं है। सो कांट आई कुक बिरयानी, ठीक है, इट इज वेल एक्सेप्टेड। कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव, मैम हम लिख सकते हैं मैम, अगर पूछा जाए तो कैन आई नॉट कुक बिरयानी तो लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स आपकी किताबों में लिखा रहता है, लोग बोलते हैं। मैं ही कई बार इस तरीके के सेंटेंसेस बोलूँगी, और अब आप अपने टीचर्स को बोलते हुए सुनेंगे तो बहुत आराम से पहचान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अभी देखिए आप अपने आप खुद ही करने लग जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वेयर आर यू, ओके, ये हो गए ना हमारे पास। अच्छा, पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस, सही बात है, पहले कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव कर लेते हैं, फिर उसका नेगेटिव कर लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तुम बिरयानी क्यों बना सकते हो, या फिर कब बना सकते हो, या फिर कहाँ बना सकते हो, बताइए क्या क्या सेंटेंस ज़्यादा ठीक लग रहा है? हाउ यू कुक बिरयानी, हाउ यू कुक बिरयानी, कैसे बना सकते हो? कैसे बना सकते हो? क्या हाथ से बना सकते हो? चलो, मुझे लगता है ऐसा सेंटेंस ज़्यादा ठीक रहेगा। व्हेन कैन यू कुक बिरयानी, कब तुम बिरयानी बना सकती हो? तब हम खाने आ जाएं, है ना। व्हेन कैन यू कुक बिरयानी, मैम वो तो नहीं लगा सकते मैम कैन की जगह। ठीक, अच्छा प्रश्न है। वुड जब हम लगाते हैं उसका अपना एक मतलब होता है, जैसे हमने कैन लगाया उसका एक मतलब है ना। तो कैन का मतलब क्या होता है, इसको और अभी डिटेल में आएगा, आपके साथ डिस्कशन होगा। कैन का मतलब होता है कैपेबिलिटी। कैन का मतलब क्या होता है? कैपेबिलिटी। हर शब्द के मूल में एक भाव है, हर शब्द के मूल में एक अर्थ है। जैसे इस शब्द का मैंने अर्थ लिख दिया यहाँ पर, और अर्थ के मूल में क्या है? एक भाव है। क्या भाव है उस शब्द को कहने के पीछे? तो जब हम कहते हैं ना कैन, तो कैन का मोटा मोटा जो हमारे पास भाव है वो ये है, आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तुम्हारी ताकत है, क्षमता है, तुम्हारी योग्यता है, ऐसी बात है। मतलब तुमको आता है कि नहीं आता है, ये बात है, ठीक। लेकिन अगर हमने कहा वुड यू कुक बिरयानी, मतलब उसको आता तो है ही,
है ना। अब हम उससे पूछ रहे वुड यू प्लीज कुक बिरयानी फॉर मी, हाँ है ना। तो वुड का मतलब है क्या तुम बनाओगे, और वुड मतलब ये भी है जैसे हमने कह दिया वुड यू प्लीज कुक बिरयानी फॉर मी, मतलब क्या आप मेरे लिए बिरयानी बनाना पसंद करेंगे। एक तरीके से हम उनसे क्या कह रहे हैं, बहुत ही पोलाइटली आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करें, वी आर रिक्वेस्टिंग देम टू कुक बिरयानी फॉर अस। गॉट इट। तो सारे शब्दों का एक अर्थ है, अर्थ के मूल में एक भाव है, ठीक है। गॉट इट। आगे बढ़े। तो व्हेन कैन यू कुक बिरयानी, ठीक है। अगला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, बताइए। व्हेन कैन यू नॉट कुक बिरयानी, कब तुम बिरयानी नहीं बनाओगे। हाँ, मान लो नॉनवेज बिरयानी, तो कोई कोई कहते हैं ना हम ट्यूसडे को नहीं खाते नॉनवेज, तो कह देंगे व्हेन कैन यू नॉट कुक, आई कैन नॉट कुक बिरयानी ऑन ट्यूसडे। ठीक है, बढ़िया, आसान था शैलेंद्र, मज़ा आया ऐसे सीखने में। आपके एक साथ मुझे लगता है कम से कम 50 तो नहीं पर कम से कम नहीं तो 30 करीब एक्सरसाइजेस निपट गई। सो 30% ऑफ द ग्रामर सिलेबस इज दिस, कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई चीज़ कैसे बैठती है। बाकी 30% जो आता है वो ये सब है कि इनके मतलब क्या होते हैं, टेंसेस का जो पार्ट होता है। टेंस एक बार सिखा दिया, ये सिखा दिया स्ट्रक्चर, उसके बाद बचे आपके कुछ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो भी थोड़ा सा याद करना रहता है। आप लोगों को सिखाया है, ज़्यादातर लोगों को सिखाई चुकी हूँ मैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, दैट्स इट। इतना ही कुल मिलाकर के ग्रामर है, जिसके लिए लोग बिल्कुल पागलों की तरह घूमते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, नंबर नहीं आ रहे, कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये तो आ नहीं रहे, कहीं जा रहे हैं ना, तो कहाँ जा रहे हैं ये नंबर। ठीक है, ग्रामर में ही चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं। ऑल राइट, तो हमने कौन कौन से 6 टाइप के सेंटेंसेस सीख लिए। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव। ठीक, इतने तरीके से मूल रूप से ज़्यादातर मोटे मोटे जो सेंटेंस हैं इस तरीके से बोले जाते हैं। कुछ हमने हेल्पिंग वर्ब्स और उसके मीनिंग सीख ली, जैसे कि विल है ना, विल मतलब फ्यूचर के बारे में बता रहा है। ठीक, इस तरीके से। चलो अब हम लोग कुछ कन्वर्जन्स देखते हैं। माई मदर will cook बिरयानी पर स्टक हो गए सब। will cook बिरयानी tomorrow। चलो भाई, टुमारो में बताओ, डबल एम होता है कि डबल आर? डबल एम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक, याद रखिएगा अगली बार। तो माई मदर विल कुक बिरयानी टुमारो। दिस इज विच टाइप ऑफ सेंटेंस? विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? सिंपल सेंटेंस। या सिंपल सेंटेंस के 2 नाम हमने बोले, अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव। ये तीनों एक ही प्रकार के सेंटेंस हैं। गॉट इट? चलो नेगेटिव सेंटेंस बनाओ इसका, ऐसे बोलो सब साथ में। My mother will not cook biryani tomorrow. Haste makes waste। जल्दी का काम शैतानी नहीं। ठीक है, चलिए। सो नेगेटिव सेंटेंस डन। सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यस, गो अहेड। विल माई मदर कुक बिरयानी टुमारो। ये बहुत गलतियां करती है। विल माई मदर विल कुक, 2 बार विल चिपका दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? समझ नहीं आता क्या करें, हटाएं कि लगाएं, हटाएं कि लगाएं। नहीं लगा रहे तो ठीक नहीं लग रहा। यस और नो? यस। अच्छा, नाउ नेक्स्ट वन, सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। विल माई मदर नॉट, अब कहाँ से कांट आ गया ये देखिए। विल माई मदर नॉट कुक बिरयानी टुमारो। जो भी हमारे पुराने अभ्यास है उन सबको बिल्कुल ही तिलांजलि, बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, अभी सरेंडर। और आपकी अंग्रेजी आज के आज, अभी के अभी सही हो गई। ठीक है, माई मदर विल कुक बिरयानी टुमारो, सिंपल सेंटेंस। माई मदर विल नॉट कुक बिरयानी टुमारो, नेगेटिव सेंटेंस। विल माई मदर कुक बिरयानी टुमारो,
सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए विल माई मदर नॉट कुक बिरयानी टुमारो। कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए। When my mother will not cook biryani tomorrow. When will my mother cook biryani tomorrow? ठीक है। And वृक्ष, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वाई विल माई मदर नॉट कुक बिरयानी टुमारो। ठीक हो गए, सेंटेंसेस बन गए। चलिए आपको मैं 2 मिनट का समय देती हूँ, लिखिए। चलिए बोर्ड पर 10 सेंटेंसेस हैं। पहले सेंटेंस का आप 6 सेंटेंसेस बना लीजिए। उसके बाद के जो बाकी बचेंगे दे विल बी फॉर योर टेस्ट और प्रैक्टिस, और अगर बच जाएंगे फिर भी तो होमवर्क। ठीक, कल छुट्टी है स्कूल में? यस मैम। किस बात की? बोर्ड एग्जाम। सब तुम लोगों की छुट्टी है। ए हाई फाइव। खुश रहिए। हमारी छुट्टी सही बात।